नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह बहुत से सियासी इशू हैं पाकिस्तान की सियासत में जहां मसलसल चहमगोइयाँ हो रही हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते हैं, कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है, हल निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, उसके हवाले से मतज़ाद किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन एक बहुत अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान की सियासत की आज वो है जब खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब आतिफ खान साहब, जो इससे पहले 2013 की हुकूमत में वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि टीटीपी की तरफ से, मर्दान टीटीपी की तरफ से उन्हें ये थ्रेट मिली है, उन्हें ख़त मिला कि वो 8 मिलियन 80 लाख रुपया जो है वो टीटीपी को दें, वरना 3 दिनों के अंदर अगर उन्होंने ना दिए जाए तो उनको मार दिया जाएगा। ये पहला वाक़या नहीं है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की तमाम ही जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें ये ख़त मिल चुके हैं जहाँ उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है, ये ख़त मिल रहे हैं, ये फ़ोन मिल रहे हैं कि अपने डेवलपमेंट बजट का 20% हिस्सा टीटीपी के हवाले कर दिया जाए, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इस हवाले से टीटीपी की तरफ से बहुत से हमले भी हो चुके हैं, जिसमें कुछ दिन पहले ही यानी मेंबर पार्लियामेंट्स पे भी हमले हुए, लेकिन चंद दिन पहले एक स्कूल वैन पे भी हमला हुआ जिसमें बच्चे भी ज़ख्मी हुए और ड्राइवर जो है शहीद हुआ मोहम्मद हुसैन। उसके जनाजे पे सवात में शांगला और दीर के इलाके में बहुत बड़ा एक जुलूस निकला, लोगों ने उसकी मैयत को रख के वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जो 40 घंटे तक जारी रहा और सिर्फ उस वक़्त डिस्पर्स हुआ जब लॉ इन्फोर्समेंट ने और इंतज़ामिया ने लोगों को यकीन दिलाया कि कातिलों को पकड़ा जाएगा। सियासतदान ये कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ANP के सियासतदान भी ये कहते हैं, PP के भी कहते हैं कि ये वही पैटर्न है जो 2013 के इंतखाबात से पहले जिस तरह से ANP को टारगेट किया गया था। आज इसी हवाले से पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में जहाँ तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ इस हवाले से एक बहुत ही हीटेड डिबेट हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा जो पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उन्होंने मसलसल की डिमांड किया। उन्होंने कहा कि PPP माजी में इसका टारगेट रही है। हम क्लियरली समझते हैं कि ना ये सियासत है, ना कोई इंसर्जेंसी है, ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। कौन करा रहा है ये दहशतगर्दी, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वहाँ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह था। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ कर सकते हैं। मुझे 3 पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट एनालिस्ट जो हैं इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे रज़ा अहमद रूमी साहब, ऑथर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, मुनीफ फारूक साहब जो टेलीविज़न के एंकर पर्सन है मेरे साथ होंगे, अतर काज़मी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे इसी डिस्कशन के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ताहिर खान साहब से जो ब्यूरो चीफ़ हैं हम न्यूज़ के और अफ़गान अमूर के एक माहिर हैं, कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में अफ़गानिस्तान की डिस्कशंस के हवाले से पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। ताहिर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर खान साहब, मैंने आपका एक पीस देखा 11 या 12 अक्टूबर का डॉन में प्रिज्म के सेक्शन में, जिसमें आपने तफसील से ये वजाहत की कि ये TTP की जो री एमर्जेंस हो रही है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें आपने फेंस का भी जिक्र किया। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कई ग़ालिबन 100 अरब से ज़्यादा का खर्चा करके अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर को फेंस किया गया और अभी हम देख रहे हैं कि ना फेंस भी काम कर रही है और फिर ये लोग हथियारबंद हैं और बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल चुके हैं। बहुत ज़ोर इनका सवात और शांगला में। इसकी वजूहात क्या बन रही हैं, क्या समझ आ रहा है, क्या हो रहा है? और शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मेरी नज़र में TTP को थोड़ी सी एक जान उस वक़्त मिल गई थी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, क्योंकि जो जेलों में थे वो बाहर आ गए और उनके ख़िलाफ़ माजी में अगर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, अमरीकी ड्रोन का अफ़गानिस्तान में, वो ख़तरा नहीं रहा, या उनके ख़िलाफ़ कभी कभी ऑपरेशन भी होता रहा, वो तो बाहर भी आ गए, थोड़े से नाराज़ लोग भी शामिल हो गए और अब आज़ादी के साथ वो वहाँ पे तरह उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी है। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया है और उनको आपको याद होगा। लेकिन खान साहब, यहाँ पाकिस्तान में तो लोग खुशी के शादियाने बजा रहे थे। हमारा ख्याल था कि अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो पहला काम ये करेंगे कि हमारी मोहब्बत में और हमारी खातर वो TTP को मार के वहाँ से फारिग करेंगे और यूँ ये खित्ता जो है TTP के तशद्दुद से, उसकी दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अमरीकियों के चले जाने के बाद से TTP ताकतवर हो गई। कभी कभी शायद हम अपने लोगों को सूरत हाल सही नहीं बताते। मैं अगर गुमराह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो वो भी शायद वजह इसलिए होगा कि हमने सारी उम्र अपने लोगों को सही मालूमात नहीं दी है, हक़ाइक़ नहीं बताए हैं और यही वजह है जो आप मुझसे अब सवाल कर रहे हैं। मसला ये हुआ है, आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में जब जो हमारे शुहदा की फौजियों की जो तादाद आई, तो इस साल के 3 महीने में अगर आप देखें तो वो माजी थे
ज्यादा है और ज्यादा हमले हुए अफगानिस्तान से। पाकिस्तानी फौज के हर बयान में अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होना, हर बयान में उसका जिक्र होता है, हर बयान में उसका जिक्र होता है। तो लिहाजा वो गलत सोच थी, क्योंकि मैं 5 मरतबा तालिबान के आने के बाद। लेकिन ताहिर खान साहब, वो सोच तो यहाँ 20 साल चलती रही है। 9/11 से लेके 2021 तक वो सोच चली, आप कह रहे हैं वो सोच ही गलत थी। यही तो मसला है कि 20 साल चले, 40 साल चले, मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा यही। लेकिन ये बात तो बंद होना चाहिए, ये बात तो बंद होना चाहिए। लोगों को हक़ाइक़ बताया कि मसला है क्या। अब और दूसरा जो मेरा नुक्ता था कि मुज़ाकिरात के दौरान भी मेरी नज़र में थोड़ा सा तालिबान को एक उनको हौसला अफजाई मिली है और उन्होंने किसी हद तक अपना एक निज़ाम बनाया है। सवात की बात होती है ना रोज़ाना, सवात में तो चलो फायरिंग का वाक़या एक मैं कह सकता हूँ कि चलो एक आम सा वाक़या कोई भी कर सकता है। लेकिन जब TTP जिम्मेदारी लेती है कि जो अमन कमेटी के मेंबर को सड़क के किनारे बम से निशाना बनाया गया है, तो वो मुश्किल काम है, वो आसान काम नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को बम अटैक करते हैं रोड पे, तो उसके लिए आपके साथ एक ग्रुप होना चाहिए, रेकी करना, बम बनाना, बम किसी को देना, उनको जगह बताना, फिर कोऑर्डिनेट करना, ये आसान काम नहीं। तो इसका मतलब है कि सवात में TTP ने किसी हद तक अपना एक निज़ाम बनाया है। तो लिहाजा ये तो चैलेंज है ना सबके लिए। हाँ, एक बात और है, और मैं साफ साफ बात करूंगा, मेरी जो मालूमात है या जो मेरा ख्याल है, ये TTP वाले खुद नहीं आए। मुमकिन है कि एज एतमाद साजी के लिए कुछ लोगों को वापस आने का कहा है, क्योंकि वापसी तो मुज़ाकिरात काबुल में जो हो रहे हैं, जो अभी मुअत्तल है एक लिहाज से, उनका हिस्सा है कि TTP के लोग वापस आएंगे। कैसे आएंगे उस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ था। खान साहब, ये तो हमने गुज़िश्ता बरस भी सुना था ब्रीफिंग्स में, अगस्त 2021 में, कि तालिबान कहते हैं, अफगान तालिबान, कि आप TTP को पाकिस्तान में आबाद कर दें, उनको प्रोटेक्शन दें, उनको वापस आने दें सुलह के तौर पे। लेकिन उसमें यह भी था कि वो हथियार लेकर नहीं आएंगे, वो माफ़ी मांगेंगे, वो किसी लीगल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, और फिर वो नेगोशिएशंस कंक्लूड भी नहीं हुई और ये हथियार लेकर वापस आ गए। ये क्या बात है? यही तो डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि अभी तो मुआहिदा नहीं हुआ, मुफाहिमत नहीं हुई, लेकिन एतमाद साजी के लिए उनको शायद इजाजत दी थी कि आप अपने घरों में चले जाए आराम से अपनी। और ये सिर्फ सवाल की बात नहीं है, आप अगर अपने 92 के नुमाइंदों से पूछे ना, खैबर में, वजीरिस्तान में, तो आपको वो बता देंगे कि ये लोग नजर आते हैं। तो वापसी तो है मुज़ाकिरा, लेकिन पहले कैसे आ गए, यही एक सवाल है उन लोगों से जो मुज़ाकिरात के हकीकी जो लोग हैं, वो उनसे ये सवाल पूछ। और ये जो हमारे सिस्टम की बदकिस्मती है डॉक्टर साहब, आप तो समझदार है कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों की। यहाँ पे ये सवात का मसला शायद लोग इस पर डिस्कशन नहीं करते, इसके शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका जिक्र ना होता अगर सवात पूरा ना निकलता। ये तो सवात के लोग निकले हैं और सोशल मीडिया पे उन्हें दबाव पड़ा है, तो फिर लोग मजबूर हो गए कि बयान भी दे, थोड़ी सी वजाहत भी करें। लेकिन फिर भी वजाहत मजीद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वही माजी वाली पॉलिसी रहेगी कि बस। एक आखिरी सवाल मुझे बताएं, मुझे अंदाजा है कि आपने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करना है। एक खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जिस तरह से TTP ने ANP को टारगेट किया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया, खास करके ANP को टारगेट किया 2012-13 में, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं और तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा के क्रॉस इलेक्शन की कैंपेन चलाना मुश्किल कर दिया जाएगा। ऐसा अगर होगा तो गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर एक पार्टी ये समझे कि अब दूसरे को निशाना बनेगा और ये खामोश, ये रिवायत बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई भी हो, PTI हो, ANP हो, पीपल्स पार्टी हो। और अगर इस तरह पार्टियों को हम कमज़ोर करें जिस तरह माजी में हुआ है, अब डॉक्टर साहब आपको तो बाजी का पता है कि कराची में कैसी पार्टियां बनती थी, यहाँ इस्लामाबाद में जब घेराव होता था तो कैसे किया जाता था। और फिर वही लोग होते हैं कि जो बंदूक फिर उस तरफ नहीं रहती, बंदूक फिर वो घुमाते हैं, क्योंकि शिद्दत पसंदों के लिए एक मैदान चाहिए होता है। अगर एक मैदान बंद होता है तो फिर वो दूसरे मैदान की तलाश में होता है। तो लिहाजा मुल्क के साथ मेरे ख्याल में अगर माजी में कोई गेम खेला गया हो तो खुदा के लिए इनको समझना चाहिए, वो इस खिलवाड़ को रुकना चाहिए। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें करने का। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी चलता हूं। ताहिर खान साहब ब्यूरो चीफ हैं, हम न्यूज़ के अफगान अमूर के माहिर हैं। अफगानिस्तान में कई दफ़ा उन्होंने ट्रैवल किया, हमारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी करते रहे, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, और अगर ऐसा हो रहा है वाकई किसी एक पार्टी को टारगेट किया जाएगा ताकि इलेक्शन कैंपेन ना रन कर सके, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और ट्रेजिक सूरत हाल होगी जो किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं रह सकेगी। रज़ा अहमद रूवी साहब मेरे साथ हैं, मोनी फारूक साहब मेरे साथ हैं, अतर काज़मी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। रज़ा अहमद रूवी साहब मेरे साथ हैं इस वक्त क्या?
जी मैं हूं आपके साथ। राजा अहमद आवाज गनी आ साहब, रही है? आप खुद दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। आप खुद, जी बिल्कुल, आप खुद एक दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। आपकी गाड़ी का ड्राइवर जो है उस हमले में मारा गया था। आप बहुत मुश्किल में रहे, जहनी तौर पे मैं इससे वाकिफ़ हूँ। ये जो सूरत हाल डेवलप कर रही है कि 12-14 बरस के बाद टीटीपी, जिसको हम किस्सा पारीना समझते थे, हम समझते थे ये तारीख का एक दर्दनाक चैप्टर था, उसकी वापसी हो गई है। और वापसी उसकी कोई पीसफुल शहरियों की हैसियत से नहीं हो रही, बल्कि हथियारबंद मिलिटेंट्स की हैसियत से हो रही। अगर वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए हथियार कैरी करते तो भी बात समझ आती थी कि शायद उनको खतरा है, लेकिन उन्होंने तावान मांगना शुरू कर दिया है, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने आईईडी और बॉम्ब्स सड़कों पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और उसका हल क्या है? जी सबसे पहले तो शुक्रिया मोहित साहब, आपने मुझे दावत दी। देखिए ये बहुत ही सीरियस और तशवीशनाक मसला है, और अगर आप देख चुके हों जो मनाजिर सवात के अवाम ने जिस तरह से बड़े मुजाहरे में अपने गम गुस्से का इजहार किया, क्योंकि वो भी इससे गुजर चुके हैं। जो कुछ सवात में हुआ आज से 10-12 साल पहले, वो अब हमें तो नहीं भूला, अगरचे कि पाकिस्तान में यादाश्त कमज़ोर होती है, लोगों की भी और अवाम भी भूल जाते हैं न्यूज़ साइकिल में, लेकिन जो जो मसाइब वहाँ के लोगों ने उठाए हैं वो तो नहीं वो भूले। और उनकी रिसर्जेंस और उनकी रीग्रुपिंग जो है, इसकी इतलात काफ़ी देर से आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर वो उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई थी जो कि देनी चाहिए थी। ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा था। और दूसरी उसमें बहुत बड़ा मसला हमारी अफ़गान पॉलिसी का है, क्योंकि उसमें हमने ये सोचा था कि जब अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान का दौरा या उनका रूल हो जाएगा तो हमें मामलात वहाँ पे जो है ठीक करने ज़्यादा निस्बतन आसान हो जाएंगे, क्योंकि ख्याल ये था कि टीटीपी के पीछे जो है पाकिस्तान दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो उनको फंड्स और असलहा फराम करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही हैं। मगर मसला ये हुआ है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो उन्होंने इस वक्त उनका और जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान है, उनका जो गठजोड़ है वो भी अब सबके सामने है। और हमारी मुतअद्दिद जो रिक्वेस्ट है उसके बावजूद जो है वो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह वहाँ पे एक्शन नहीं लिया। देखिए उनको वहाँ पे एक जगह तो मिली हुई है जहाँ से वो आसानी से रीग्रुपिंग करके फिर यहाँ की तरफ वो आ रहे हैं। तो एक तो ये इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सीरियसली अफ़गान तालिबान के साथ ये निगोशिएट भी करना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। मगर दूसरा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ये जिस तरह का इस वक्त मुल्क में सियासी इंतशार और पोलराइजेशन और कोई पॉलिसी, एक मजबूत पॉलिसी का फुकदान लग रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो उसको भी ब्रिज करना होगा। क्योंकि इस वक्त जो है वो इस तरह के हालात में ये जो तहरीकें होती हैं इनको मौका मिलता है कि वो स्ट्राइक करें। उनको पता है कि मरकज़ और सूबा जो है वो एक दूसरे पे हम आहंग नहीं है इस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद, और ये भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब को इसमें आने दीजिए। मुनीफ फारूक साहब, ये सारी सूरत हाल एक ऐसे मौके पे डेवलप कर रही है जब अफगान तालिबान अब खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की हुकूमत से अपनी नाराज़गी का भी इजहार कर रहे हैं। अफगान डिफेंस मिनिस्टर सलगज़ई साहब जो हैं उन्होंने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला ये इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले भी वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन अब तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है डॉलर्स की खातर अफगानिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक्स की इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इसे डिनाई करता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ताल्लुकात अब कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है, उसमें खिंचाव और तनाव की सूरत हाल नजर आ रही है। इसी तनाव की सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि टीटीपी के हमले भी पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए हिस्टोरिकली तो मेरे ख्याल में आप मुझसे बेहतर समझते हैं, और रज़ा रूमी साहब भी हैं, आप बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान का हमारा बड़ा डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा है अफगानिस्तान के साथ। सो कीपिंग दैट इन व्यू, मेरे ख्याल में इट वाज वेरी इनफेंटाइल ऑन एनीबडीज पार्ट टू एक्सपेक्ट कि अगर वहाँ अमेरिका भाग गया अफगानिस्तान से और अबैंडन कर गया अफगानिस्तान को, और वहां पर अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाए, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल होगी। आप अगर एक ट्रेंड नोट कीजिए कि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, क्रॉस बॉर्डर हमले कितने हो चुके हैं, यहाँ पर जो हमारी मिलिट्री कैजुअल्टीज हैं, शहादतें हैं, वो कितनी हो चुकी हैं, वो भी अगर हम नंबर्स देखें तो वो बड़े अलार्मिंग हैं। उसी तरह आप ये देखिए कि अगर तहरीक तालिबान का पाकिस्तान को सबसे बड़ा एक खतरा क्या था, यही था कि अगर वहां पर सिविल वॉर होगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा, तो वो आउटपोर होगा और पाकिस्तान में आएगा। हमने फेंसिंग करने की कोशिश की, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आप फिर भी देखिए कि जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी और जो आपने शुरू में कहा, और वो दुरुस्त बात कि अगर कोई यहाँ पर ये सोच रहा था
और इस बात की उम्मीद लगाए हुए था कि अफगान तालिबान तरीके तालिबान पाकिस्तान को उल्टा लटका देंगे, तो वो तो नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हमारी सस्पेशन थी कि अफगान तालिबान की जमीन इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी दोबारा फैलाने के लिए, तो वो तो सब कुछ हो रहा है। अब इशू ये है कि एक बात अभी बड़ी इंस्ट्रक्टिव है, वो हमारी तारीख रही है कि हमारा जो ये खास तौर पर ये टेररिज्म के हवाले से, जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मामला रहे हैं, इनमें क्लैरिटी नहीं होती, इनमें एम्बिगुइटी रहती है। अभी मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि हमारी रियासत के तहरीके तालिबान पाकिस्तान से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हमने क्या एग्री किया है, क्या कंसीड किया है, या किस बात पे हमारी तरफ से नो है, उसके बारे में नहीं पता। बड़ा सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। कभी किसी चीज की हमें क्लैरिटी नहीं होती और हमें अनक्लियर आंसर्स देके हमसे तवक्को की जाती है कि जो बात हमें बताई जा रही है स्कूल के ये मदरसे के बच्चों की तरह, हमें उसको मनो अनुमान भी लेना चाहिए, उसको क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ रहिए, मैं अतर कादमी साहब को भी इसमें लेके आता हूँ, स्टूडियो में बहुत देर से सुन रहे हैं। अतर कादमी साहब, क्या ये वक्त आ गया है कि आज जिस तरह से नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर इस पर आवाज़ उठाई, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा ने, जो पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, हालांकि वहाँ तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस वक्त प्रिंसिपली तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। अब आम लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से ANP को टारगेट किया गया था, कोई इस्तेमाल कर रहा है TTP को वापस लाकर, ताकि तहरीक इंसाफ यहाँ अपनी मुमकिन इलेक्शन कैंपेन रन ना कर सके। क्या ये ज़रूरी हो गया? क्या ये वो बेयर मिनिमम बॉटम है नेशनल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ, जहाँ पाकिस्तान की सियासी जमातों को, ANP को, PTI को, मौलाना को और PTI को इकट्ठे होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस किस्म की आज पार्लियामेंट में तकरीरें की गई, ये सब वो लोग हैं जो बाख्तियार लोग हैं, ये हुकूमत में, ये हमें मसाइल बता रहे हैं, इन्होंने हमें हल बताना है कि वहाँ पे क्या हल है। और दूसरे में छोटा सा जिक्र अफगानिस्तान का भी करूँगा। देखें, ये TTP कब मूव हुई थी अफगानिस्तान के अंदर? जिस वक्त वहाँ पे इंसानी तारीख का मजबूत तरीन मिलिट्री अलायंस मौजूद था। 20 साल वो वहाँ पे रहे, TTP भी वहाँ पे रही, हमारे जो बलोचिस्तान में लोग गड़बड़ करते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहे, उस दौर में कोई ख़त्म नहीं हुआ। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रैग टैग आर्मी, वो कहते थे कि उनकी इफेक्टिव हर फुट के ऊपर अमेरिकन प्रेजेंस नहीं थी, वो बेसिकली बड़े शहरों से ऑपरेट करते थे या ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे, तो अफगानिस्तान की टेरिटरी बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर दुनिया का ताकतवर तरीन मिलिट्री अलायंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके पूरे अफगानिस्तान के ऊपर हालात को कंट्रोल नहीं कर सका, तो ये हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तालिबान की जो एक रैग टैग आर्मी है वो आए और 6 महीने में पूरे मुल्क में उसकी ऐसी अमलदारी हो कि वो TTP को भी लटका दे, दूसरों को भी लटका दे, तो उनकी अपने भी मुश्किलात होंगी। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमने अमेरिकन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो 20 साल में इन सब चीजों को, हमने मुतालबा तो कई दफा किया, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स भी की, उन्होंने TTP के बहुत से लीडरों को मारा। उन्होंने तो पाकिस्तान में भी 400 ड्रोन स्ट्राइक्स की और 400 ड्रोन स्ट्राइक्स वो पाकिस्तान में भी की, वो है। लेकिन वो मोस्टली उन्होंने TTP के खिलाफ ही की, TTP के खिलाफ भी की, पर TTP और किसके खिलाफ की उन्होंने? TTP के खिलाफ ही की वहां पे मेजॉरिटी, और अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा से रिलेटेड जो कुछ लोग और TTP के खिलाफ पाकिस्तान की और पॉपुलेशन के खिलाफ तो उन्होंने नहीं की। पर मसला ये है कि वो भी इस चीज को रेडिकेट नहीं कर सके, अपने होते हुए वहां पे वो इन सारी चीजों को खत्म नहीं कर सके। मैं ये पॉइंट ये मेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या तालिबान वाकई इस पोजीशन में हैं भी हैं कि वो उनको फिजिकली वहां से एलिमिनेट कर सकें? उनकी भी तो कोई लिमिटेशंस है ना। अगर उस इत्तेहाद की लिमिटेशंस थी मिलिट्री अलायंस की कि वो खत्म नहीं कर सका, तो ये इतनी जल्दी किस तरह खत्म कर सकते हैं? तो एक ये वजह भी हो सकती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहे हैं भाई एंगेज करो, ये ना हो कि हमारे लिए मजीद मसाइल यहां पे पैदा हो जाएं। तो एक ये इशू भी है। लेकिन आखिर इनको वापस किसने आने दिया हथियार कैरी करके? अब देखिए, टू बी ऑनेस्ट, यही तो सवाल का जवाब देना है वजीर दिफा ने, जो आज वहां पे ऐसे खड़े तकरीर कर रहे थे। हमने अरबों रुपए लगाए हैं फेंस खड़ी करने के लिए, हमने बॉर्डर को फेंस किया हुआ है। वही ना, ये सारी चीजें हैं, वो इसके हवाले से पता होना चाहिए कि किस तरह आए ये वो ग्रुप हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे थे, जो यहीं से सर उठा रहे हैं या बाहर से कोई आ रहा है। बहुत सारी इसमें फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ब्रेक ले लूं, लोगों के जहनों में सवाल उठ रहा है और एक नॉर्मल इंटेलिजेंट कॉमन सेंस का सवाल है कि जब पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने और पाकिस्तान के अवाम ने, गरीब अवाम के अरबों रुपए खर्च करके अफगान पाकिस्तान बॉर्डर को फेंस किया गया बड़ी मेहनत से, जिसे हम अपनी बहुत बड़ी कामयाबी और अचीवमेंट समझते हैं, तो ये हथियार बंद TTP के मिलिटेंट्स जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों को, स्कूल के बच्चों को, सवात और शांगला के लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, उन पे हमले कर रहे हैं, जो वहाँ के सियासतदानों से, कैबिनेट मेंबर से, प्रोविंशियल मिनिस्टर से तावान मांग रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में ये हथियार बंद मौजूद हैं। ये कहाँ से आए, हथियार लेकर कैसे फिरे, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। जहां हम एक तरफ से देख रहे हैं कि किसी ना समझ आने वाले प्रोसेस के नतीजे में टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और फाइटर हथियार कैरी करके खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं। बहुत ही शदीद रद्दअमल हो रहा है उनके खिलाफ। सवात में, शांगला में, रावलपिंडी में उनके हवाले से बहुत बड़ा जलसा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्मर मिनिस्टर जनाब मुराद सईद साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं सवात से थे, उन्होंने इस हवाले से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये चौथा महीना है कि वो इस हवाले से मसलसल के कह रहे हैं कि यहाँ पर टीटीपी आ रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन सवालात बहुत से उठे हैं, जवाब कोई नहीं आया कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है। अगर एक तरफ हम ये देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें मसलसल गुज़िश्ता 24 घंटे से व्हाट्सएप के ऊपर ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि कहीं इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया जाना चाहिए। इमरान खान साहब को समझाने की ज़रूरत है कि अमेरिका के और हिंदुस्तान के इतने खिलाफ जो है वो अपने टोन को ज़रा नरम करें, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि ये गालिबन एक डिसइंफॉर्मेशन थी जिसे एक मकसद से फैलाया गया। इसे कोई भी क्रेडिबल सोर्स जो है इसे वेरीफाई नहीं कर सका है, ये कम अज़ कम मेरा समझना है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं। तो एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो गई है, दूसरी तरफ से हमें नज़र आ रहा है कि कोई सिम्टम इस किस्म के हैं नहीं है और हालात उसी तरह से बदस्तूर टेंस हैं जैसे कि चंद दिन पहले तक थे या ज़िमनी इंतखाबात से पहले थे। रज़ा रूमी साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इस स्टेज पे जबकि ज़िमनी इंतखाबात हुए और एक बार फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने साबित किया कि वो एक पॉपुलर पार्टी हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वरना हमें इलेक्शन की डेट दी जाए, वरना हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, ये लॉन्ग मार्च और सियासी जो इस वक्त कशीदगी है उस पर मैं बिल्कुल बात करता हूँ और वो मुंसलिक हैं। लेकिन यहाँ पे मोहित भाई मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो तो खुद मुज़ाकरात करी थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये अब मसला ये बड़ा एक पेचीदा मसला है। यहाँ पर कोई भी इस पूरी चीज़ में कोई भी दूध का धुला नहीं है। और अगर आप देखें तो उनकी तरफ से बयानात भी पहले आते रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो उनसे बातचीत कर रहे थे। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल हुकूमत का था? ये तो हमेशा वफाकी इदारों का इनिशिएटिव रहा है, मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, इंसर्जेंसी, बाहर की हुकूमतों से डील करना, इस किस्म के एलिमेंट्स को डील करना, ये कभी भी सूबाई गवर्नमेंट्स की तो प्रेरोगेटिव रही नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट को तो कहा गया कि नेगोशिएशन करें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने उसी हवाले से फॉलो किया। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सूबाई हुकूमत का अपना कोई पर्सपेक्टिव भी तो होता है ना। आज मुराद सईद साहब खुल के बोल रहे हैं, जब वो वजीर थे, जब इमरान खान वजीर आजम थे, तो उस वक्त उनका क्या स्टैंड था? क्या इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के वजीर आजम नहीं थे 3.5 पौने 4 साल, जब ये सब कुछ अफगान तालिबान के साथ मामला तय और उन्होंने तो अफगान तालिबान के काबुल टेक ओवर को गुलामी की जंजीरें तोड़ने से मुतरादिफ भी करार दिया था। देखिए, ये सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। बात यह है कि ये बात दुरुस्त है। अभी आप लोग पहले जो सेगमेंट में बात नहीं कर रहे थे कि कौन पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। साफ कहना चाहिए, अफगान पॉलिसी भी उन्हीं की है 30-40 साल से। और सियासतदान जो होते हैं, सिविलियन एक्टर्स जो होते हैं, वो सेकंड फिडल की तरह उसी पॉलिसी को जो अच्छा इंप्लीमेंट करता है वो फेवरेट होता है, जो उसकी मुखालफत करता है वो गद्दार हो जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है नटशेल में। यहाँ भी ऐसा है, मगर यहाँ पर ये ज़रूर है कि एक अफिनिटी भी रही है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स को पब्लिक फंड से मदरसों को फंड करती रही है। नॉट टीटीपी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दीगर लोगों को मदरसों का। और देखिए, मदरसों का टीटीपी का डायरेक्ट तो ताल्लुक नहीं है ना, वो तो एक आइडियोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन हो सकती है। टीटीपी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट है, हथियारबंद है, वो एक खास मकसद के तहत ऑपरेट करती है। उसको और मदरसों को डायरेक्टली लिंक आप सर जी देखिए, मदरसे तो मौलाना फजल रहमान के भी, अब वो टीटीपी तो नहीं है जी, बिल्कुल है। शेरानी साहब के भी मदरसे, और मौलाना फजल रहमान तो आर्किटेक्ट थे इस पूरी तालिबान प्रोजेक्ट के। वो तो सब कुछ तारीख में दर्ज है, पब्लिक रिकॉर्ड में है, और यही वजह है कि उनकी कुर्बत रही है। मौलाना समीउल हक पे ये इल्जाम लगता था 80 की दिहाई में, जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल कर रही थी मदरसों को फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ। ये मौलाना फजल रहमान के ऊपर मदरसों को इस्तेमाल करना और उसका इल्जाम नहीं है मौलाना फजल रहमान पे।
लेकिन आप टीटीपी के बहुत सारे जो पहले लीडर्स थे, आइडियोलॉग्स थे, इवन वॉरियर्स थे, आप उनके शजरा और आप उनका सीवी उठा के देख लीजिए, उन सब के डांडे कहीं ना कहीं इनसे मिलते हैं। तो ये बात भी तय करने की है कि एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों में नहीं होगी, मैं सिर्फ पीटीआई को टारगेट नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ साहब तो अपने पिछले दौर में आज के वजीर आजम वो कहते थे कि तालिबान हम तो बड़े अच्छे हैं, पंजाब पे हमले ना करो। ये सब हम देख चुके हैं, ये सब हम भुगत चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम भुगत चुके हैं इस तरह की आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन के साथ। और मैं यही बात आपको ये कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, ये आप वहां से देखिए ना कि मुज़ाकरात किसके साथ वो कर रहे थे। मुनीफ फारूक साहब को इसमें लाने दीजिए, मुझे याद नहीं है मुनीफ फारूक साहब आप उस ब्रीफिंग में शामिल थे कि नहीं, जो जुलाई और अगस्त 2021 में हुई अफगानिस्तान के हवाले से, जहां ये डाइवल्ज किया गया और बताया गया विद अ ब्रोकन हार्ट कि अफगान तालिबान जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टीटीपी को वापस ले लें पाकिस्तान में। हमने उनको कहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करें और उनको एक मौका दें अपने इलाकों में सेटल होने का। तो ज़ाहिर है कि ये पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की नहीं थी, ये उसके बहुत ऊपर से आई है। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक इशू है। और ये क्या महज आइडियोलॉजिकल इशू आपको लग रहा है या इसका हमें हल निकालना है कोई किसी और तरह से? डॉक्टर साहब, इट्स मच डीपर देन दिस। मेरे ख्याल में इसको एक पेरिफेरल व्यू देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कम से कम मैं अब नहीं समझता कि हमें करनी चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूं कि सूबाई हुकूमत के तो पे ग्रेड से ऊपर की बात है। सूबाई हुकूमत ठीक है, उनके अपने मामलात हो सकते हैं, इनकैपेसिटी हो सकती है, कॉम्पिटेंस का इश्यूज हो सकते हैं टू डील सर्टेन डेलिकेट मैटर्स, लेकिन ये उनके पे ग्रेड से मुझे ऊपर की बात लगती है। जवाब डॉक्टर साहब, मैं इंस्टेड के मैं अब रेपिटेशन करूं, मसला ये है कि वो जब आपको सामने कोई क्लैरिटी नहीं होती है, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा रास्ता किस तरफ है और हमने कहाँ जाना है, तो फिर वही सूरत हाल बनेगी जो मेरे और आपके सामने है। लिहाजा वो लकीर पीटने का फायदा नहीं। हम सब इनफैक्ट मिलजुल कर वही बात कर रहे हैं और ठीक है, एक ही चीज के गिर्द। लेकिन आप समझते हैं कि ये मतलब ये आइडियोलॉजिकल, ये इंटेलेक्चुअल इशू है? मुझे तो लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक इशू है। मुझे नहीं लगता कि ये महज, मतलब बहुत से लिबरल समझते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल इशू है। मेरा ख्याल है कि ये एक राइट ऑफ द सेंटर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, सभी लोग यहाँ मजहबी किस्म के जज्बात रखते हैं, लेकिन ये जो इशू है ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये तो खालिस्तान स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इशू है। डॉक्टर साहब, मुझे आइडियोलॉजिकल फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि रज़ा रूमी साहब का इस पे उनका अपना व्यू होगा, अतर काज़मी साहब का अपना होगा। कम से कम मुझे ये आइडियोलॉजिकल इसलिए नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये तो कोई हम कैसे फोरगो कर सकते हैं या भूल सकते हैं कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है, तो एकदम हमें मोहब्बत उनकी कैसे जाग गई और हम ये कैसे सोच लें कि जी उनको दोबारा री इंटीग्रेट कर ले रहे। मैं तो सोच से कोई सब्सक्राइब नहीं करता। अ किलर विल ऑलवेज रिमेन अ किलर। वो कोई ये नहीं था कि वो और तरीके तालिबान ने जिस तरह हुआ, जिस तरह के फिर ब्रूटल काम उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किए, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉरेन पावर्स और जहां से उन्हें सपोर्ट मिली। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि बहुत कुछ हुआ जो तरीके तालिबान ने किया, और एपीएस के वाक़े के बाद कम से कम मैं एज अ पाकिस्तानी, वो इतना बड़ा सानेहा था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मुझे इतना जरूर मैं मुतमईन था कि चले बड़ी अच्छी बात है, रियासत पाकिस्तान को इस बात का ख्याल है कि अब नो नॉनसेंस की पॉलिसी है। लेकिन जब ये होता है तो फ्रैंकली मुझे तशवीश भी होती है, मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ कि यार ये क्या सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। और हम खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब जब ये 2009 की बात है, मैंने ऑपरेशन से पहले के हालात भी देखे हैं, जब वो सूफी मोहम्मद साहब की तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी लागू हुआ था, मैंने उस वक्त भी देखा है। मैंने मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान भी वहां पर मैं गया हूँ, और उसके बाद जो आईडीपीज थे मैं उधर भी गया हूँ। तो आई हैव सीन अ लॉट। सो समझ नहीं आती कि जब ये दोबारा हो रहा होता है तो ऑब्वियसली आप सिर धुनते हैं अपना कि ये हम क्या कर रहे हैं। सही, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कैसे कर सकते हैं? अतर काज़मी साहब, आइडियोलॉजिकल इशू मुझे नहीं लगता, मुनीब मुझसे एग्री करते हैं कि आइडियोलॉजिकल इशू ये नहीं है। मुझे ये मजहबी इशू नहीं लग रहा, मुझे तो ये खालिस्तान सियासी किस्म का इशू लग रहा है। और मेरी इसमें नाकस जो 2 पेंस ओपिनियन है वो ये है कि टीटीपी को वेलकम बैक करना या अफगान तालिबान की बात मानने का आइडिया ही गलत है।
अगर अफगान तालिबान और उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप रहा है और वो एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, तो अब अफगान तालिबान को चाहिए कि उनको अपने पास ही रखें। ये जो वापस आ रहे हैं और ये कि पाकिस्तान की ज़मीन और धरती और गाँव उनके हैं, दिस इज़ अ नॉन सेंसिकल आइडिया। वो किलर्स हैं, यहाँ से मार के गए, हमारे बच्चों को मारा, हमारे सिपाहियों को मारा, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को मारा। हमें कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि इनकी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, पहला जो ये है कि क्या वो नजरियाती हैं, वो किसी नजरिए की बुनियाद पे ये करें, देखिए उसमें फ़र्क है। आपकी टॉप लीडरशिप के हवाले से तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक कोई हो सकता है उनका, लेकिन जो फुट सोल्जर है वो यकीनन वो किसी ना किसी नजरिए के तहत लड़ता है, तो फुट सोल्जर वो इसी तरह रिक्रूट करते हैं, कोई नजरिया वो बेचते हैं तो फुट सोल्जर आता है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली फुट सोल्जर से तो नेगोशिएशन ही ना हो रही है, वही ना, पर फुट सोल्जर को उन्होंने साथ लेके चलना है। उन लोगों की जो निगोशिएट कर रहे हैं उनकी ताकत फुट सोल्जर है। अगर वो फुट सोल्जर को मुतमईन नहीं करेंगे तो उनका तो अपना सारा निजाम गिर जाएगा। तो उन्होंने किसी अपने फुट सोल्जर को वहीं रखें, यहाँ वो ये बात, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हजारों शहादतें हुई, यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया भर में मिसालें मौजूद हैं। क्या हमने नहीं देखा कि किस तरीके से क्वीन के कजन को बरतानिया के अंदर IRA ने ब्राइटन के अंदर बम ब्लास्ट करके उड़ाने की माउंट बैटन की बात, माउंट बैटन की मैं बात कर रहा हूं। कितने कितने सीनियर लोगों को वहां पे मारा गया। फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, वही लोग आए, वो असेंबलियों में भी बैठे, फिर आके उन्होंने दोबारा मारधाड़ तो शुरू नहीं की। एग्जैक्टली, ये मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर ये उस तरह की कोई निगोशिएशंस हो रही है कि वो हथियार फेंके, आईने पाकिस्तान को तो हथियार लेकर फिर रहे हैं, तो यही तो अलमिया यहाँ पे। अगर आपने करना है तो फिर मुतमईन करें ना। और दूसरी जो मेन चीज है, आप बताएं कि हो रहा क्या है। होता यह है कि अचानक हमें पता चलता है कि पहाड़ों पे कोई बंदे आ गए, उन्होंने रियासती लोगों को अपना जरमगाल बना लिया है, उनको पकड़ लिया और वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। तो बताएं, कौम को, आवाम को बताएं। और इसमें पार्लियामेंट का किरदार अहम है। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, इन सब लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होगी ना। सारी मीटिंग्स में ये बैठे होते हैं। अगर ये पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि नैब के कानून में तब्दीलियां कर लेती है, बाकी सब कुछ कर लेती है, ये भी बता दे कि यार ये क्या पॉलिसी है। अगर नहीं, सही कह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं। बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है वो बड़ी नाकाफी है। असल में तो जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वही एग्जीक्यूटिव भी हैं इस वक्त गवर्नमेंट के, और अगर ये लोग नैब में कानून बदल सकते हैं, अपने केसेस ख़त्म करा सकते हैं, तो ज़ाहिर है एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है ताकि मालूम हो सके कि TTP के साथ जो नेगोशिएशंस हुकूमत पाकिस्तान के इदारों ने की हैं उसकी बेसिस क्या है, क्या वजह है कि ये हथियार लेकर पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो गए हैं। अगर इनके साथ कोई नेगोशिएशन होती तो इनको हथियार फेंकने थे, किसी लीगल प्रोसेस का हिस्सा बनना था, इनको पुरअमन तरीके से अपने गाँव में वापस आना था। ये तो ना सिर्फ हथियार लेके आए हैं बल्कि यहाँ तावान मांग रहे हैं और हमले कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इससे बड़ा स्टेट फेलियर हो नहीं सकता। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में TTP के रईस के हवाले से और जो थ्रेट्स आ रही हैं, हमने खासी बात की प्रोग्राम के पहले दोनों हिस्सों में। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है इस वक्त, जहाँ पर ये खबरें चल रही हैं, मतजाद दावे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ते हैं, शायद कोई फैसला वहाँ पे हो रहा है। एक दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई खबर जो अब लगता है गलत है कि इलेक्शन का भी फैसला हो चुका है फरवरी 2023 में और तमाम साइड्स को समझाया जाएगा और इमरान खान को समझाया जा रहा है कि अपने रेटरिक को कंट्रोल करें। अब उसके बारे में यही लग रहा है कि इसकी कोई, इस खबर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तमाम बहुत से लोग इसी किस्म की चीज़ों पर भी बहस कर रहे हैं। मुनीर फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें एक बार फिर इमरान खान को 8 सीटें उन्होंने जीत ली 11 में से, इसके नतीजे में क्या कोई पॉलिटिकल चेंज आ रही है? इसके नतीजे में क्या कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या इसके नतीजे में इमरान खान अब अपनी लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देंगे? ये चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं जहां आपसे 3-4 दिन पहले खड़ी थी। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में कुछ जाहिर बात है, जब आपके जहन में सवाल आते हैं तो फिर आप उसके ऊपर अपनी तरफ से एनालिसिस करते हैं, उसका वो दुरुस्त हो या गलत हो या और बात। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर है और उन्होंने ये बात साबित भी की है जुलाई में भी और अब दोबारा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब इशू यहाँ ये है कि अगर इमरान खान साहब मकबूल हैं और वो इलेक्शन भी जीत रहे हैं, बाय इलेक्शन भी उन्होंने जीते हैं, सारी डिबेट अलहदा कि वो खुद खड़े हो गए तमाम सीटों पे, और गुजारी बात है इमरान खान साहब एक बहुत कदावर शख्सियत है, उनके खिलाफ किसी भी कैंडिडेट को मुश्किल होती है। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मकबूल है और उन्होंने ये प्रूफ। अब इशू ये है, मेरे जहन में आता है कि इमरान खान साहब एक कोलिजन कोर्स पर है, एक टकराव के कोर्स के ऊपर है। इस कोर्स के ऊपर वो क्यों है? इमरान खान साहब को ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर वो अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपना पूरी सियासत को, और उन्होंने इसको बाकायदा पिछले 1-1.5 महीने में, क्योंकि एक उन्होंने इंटरव्यू दिया गालिबन प्रिया इदरीस साहिबा को, तो उसको उन्होंने कहा कि वही लगाएंगे जो अब है, जो गवर्नमेंट है वो लगाएगी, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है। 10 दिन भी नहीं गुजरते इमरान खान साहब की पोजीशन तब्दील हो जाती है। तो एक तो ये सवाल में,
दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब को ये क्यों लगता है कि भाई इलेक्शन अभी हो जाए अगले 2-3-4 महीने में तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक बड़ी पॉपुलर मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। उनको ये क्यों लगता है कि भाई अगर इलेक्शन अगले साल लेट्स से अगर जुलाई या अगस्त या उसके करीब करीब होते हैं तो इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम होगा? क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट की तो एक कमजोर हुकूमत है, बुरी खबरों की भरमार है, इनकम्बेंसी फैक्टर अलहदा है, मार वैसे पड़ रही है। बाकी हुकूमत के पास पाकिस्तान में तो देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय बुरी खबरों की। तो मुझे ये चीज भी एक मेरे दिमाग में बात आती है कि इमरान खान साहब को ये कंसर्न्स क्यों है, और ये जो उनकी सारी सियासत आजकल घूम रही है वो इलेक्शन डेट तो बसद एहतराम मुझे लगता है कि वो एक बहाना है। बेसिकली वो थॉट करना चाहते हैं ये सारा प्रोसेस जो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का है कि फौरी तौर पर अनाउंस हो, असेंबली तहलील हो, ताकि हमारा ये जो बयानिया है ये आगे चले कि भाई केयर टेकर तो ये अपॉइंटमेंट कर नहीं सकता, लिहाजा इसे डेफर कर दिया जाए। इस चीज की डॉक्टर साहब अगर आप इसको लॉजिकली भी सोचे तो ये सवाल आपके ज़हन में शायद है। ठीक है, इसी लॉजिक को चेक कर लेते हैं। रजा रूमी साहब, जिस तरह से फरवरी और मार्च में पीडीएम की जमातों को यह धड़का और खदशा लगा हुआ था कि इमरान खान किसी मखसूस शख्सियत को या जनरल साहब को आर्मी चीफ न बना दें, ये उनका एक आर्गूमेंट था जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा, मियाँ लतीफ़ साहब ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, ये कॉमन बयानिया था। इसी तरह क्या ये सही है कि इमरान खान को भी धड़का लगा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी अपॉइंटमेंट ना कर दें जिससे वो डरते हैं या घबराते हैं और इस वजह से वो बहुत जल्दी में? बिल्कुल 200%। असल में सारी की सारी सियासत और का जो महवर है इस वक्त वो नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट है, और यही वजह है कि वो अप्रैल से कहे जा रहे हैं कि जी उससे पहले इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल था वो जीत कर दोबारा आकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा देंगे। अभी भी उनको यही खदशा है गालिबन, क्योंकि इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है बाकी सियासतदानों की तरह, और खान साहब को तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनको लाने में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ था, उनको इंस्टॉल करने में एज वजीर आजम 2018 में, और फिर बकौल उनके निकालने में भी उनका हाथ था। तो इसलिए वो समझते हैं उनका वापस आना, पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर मुमकिन नहीं होता जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ग्रीन सिग्नल ना दे, चाहे आप कितने मकबूल क्यों ना हो। आप ये देख चुके हैं माजी की हिस्ट्री में, शेख मुजीब से ज़्यादा मकबूल कोई नहीं था उस वक्त के 1970 के पाकिस्तान में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा कोई मकबूल नहीं था 1977 और 79 में। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, इसलिए खान साहब को ये समझ आ गई है। अच्छी बात है, खान साहब की भी सियासी तरबियत हो रही है, तारीख का शऊर बढ़ रहा है। मगर मैं ये बात कह दूं कि ये सब पॉलिटिशियंस की एक कज फहमी होती है। उनका ये ख्याल होता है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे और वो उनको फेवर करेगा, कतई ऐसा नहीं होता। ये उससे भी बड़ा सबक है। नवाज शरीफ साहब ने हर दौर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनाती की, आपके सामने नतीजा। ये जो आर्मी चीफ होता है वो अपने इंस्टीट्यूशन का सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी वो होती है, वो किसी सियासतदान के ताबे नहीं होता, ना ही वो किसी सियासतदान से लॉयल होता। उसकी लॉयल्टी स्टेट से होती है, उसकी लॉयल्टी अपने इंस्टीट्यूशन से होती है। और ये हमारे पॉलिटिशियंस को खुदा जाने किस चीज का वहम है। होगा क्या अभी होगा क्या? ये तो बातें हमें पता है, अभी होगा क्या? जी अभी देखिए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन होना ये चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज की सूरत निकलनी चाहिए। खान साहब कह रहे हैं कि जल्दी फौरन इलेक्शन कराओ, पीडीएम कह रही है अगले साल के एंड में करवाने हैं, तो उसके दरमियान ही रास्ता निकलना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्फ्रंटेशन तसादुम से बचना चाहिए। खान कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। अच्छा रोज, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस मैं इसको वाइंड अप कर लूं। अतः साहब यही तो सब लोग तवक्को भी करते हैं, चाहते भी हैं कि बार बार इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी शो कर रहे हैं, उनके पास कोई इंतजामी कंट्रोल नहीं है, लेकिन अवाम उनके साथ खड़े हैं, कम से कम 3 सूबों में बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ से इनको भी कोई सेफ एग्जिट मिलना चाहिए, जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, खास करके पीएमएल को, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ निकलना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या निकल सकता है? मतलब इलेक्शन कब हो सकते हैं? बार बार अफवाहें आती हैं, होने लगे हैं, नहीं होने लगे हैं, क्या आपको समझ आ रही है? देखें, एक तो अभी जो बिल्कुल इमीडिएट एक अफवाह चल रही है ना कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और बहुत जल्दी कोई ऐलान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो सकता है तो अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर दोनों फरीक मुतफिक हो सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन खान साहब ये जो इलेक्शन
हो सकते हैं मार्च में, फरवरी? जी, मार्च, इस इलेक्शंस के अलावा किसी सूरत में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दोनों फ्री कैन के दरमियान। और दूसरा ये जो साथ ही हम सुन रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है। जी देखें, टेक्नोक्रेट्स की देखें, ये वो चीज है जो खान साहब को बताई जा रही है, इसलिए कि खान साहब भी तो मसलसल उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं इंसान बनो, अगर तुम ये प्रेशर डाल रहे हो तो फिर हमारे पास ये चीज भी है। हुकूमत आगे से खान साहब को डराने के लिए टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है। और दूसरा जो खान साहब एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं और बार बार अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो ये समझ चुके हैं कि ये जो सिस्टम है इसके ऊपर से अवाम का एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं जाना था, फिर भी अवाम ने वोट दिया, तो इस वजह से वो अवाम को ये तासुर दे रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर को कि इस सिस्टम के ऊपर मुझे कोई एतबार नहीं है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, हमने इसमें बेहतरी लानी है। और यही वजह है कि वो इस बयानिए को लेकर आगे चल रहे हैं। इसी वजह कि इस बयानिए को लेकर आगे चल रहे हैं। डिस्कशन आपने देखी, अतर काज़मी साहब का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये टाइम मुझे थोड़ा सा, मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा था, लेकिन क्विकली अगर मैं मुनीफ फारूक साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आ जाता हूँ। मुनीफ, सभी लोग चाह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिड ऑफ द वे चीज़ निकल सकती है, वो हो क्या सकता है? इमरान खान को अर्ली इलेक्शन चाहिए, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, बिलावल भुट्टो ने अपने क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर लिए, पूरी दुनिया में 2-2 दफ़ा वो चले गए हर मुल्क में। लेकिन PMLN की मुझे लगता है कि सूरत हाल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि PMLN को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका। क्या चीज़ मिले PMLN को तो कुछ उनको लगेगा कि सेविंग फेस है, सेविंग ग्रेस है? क्या मिलना चाहिए उनको? देखिए, बात जरूर हो रही है डॉक्टर साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापस आने की सिलसिला जरूर बन सकता है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का किसी अरेंजमेंट के तहत अगर उनको वापस वो आते भी हैं, एक अदालती मामला है, लेकिन अगर कोई गुंजाइश निकाली भी जाती है और उनकी अपील दोबारा लगती है तो वो एक अदालती मामला है, उसके ऊपर मैं ज्यादा उस पर कियास राय हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक सबसे ज्यादा, अगर मैं वल्नरेबल कहूं सियासी तौर पर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसकी एक वजह यह है कि इनकम्बेंसी की मार अलहदा पड़ी है, पॉलिटिकल कैपिटल अलहदा एग्जॉस्ट हो रहा है, कंफ्यूजन अपनी जगह मौजूद है। ये नहीं पता कि अगली दफा जब इलेक्शन में जाना है तो किस बयानिए को लेके जाना है। ये तो नहीं बिकेगा कि इमरान खान ने मईशत खराब कर दी थी और हमने बड़ा मुश्किल फैसले कर लिए, क्योंकि दूध शहद की नहरें तो अगले इलेक्शन तक बहेंगी नहीं। लिहाजा सबसे ज्यादा वल्नरेबल PMLN है। लेकिन PMLN को अगर फ्रैंकली देखा जाए तो सेफ एग्जिट आप क्या, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या ये बात गारंटीड है कि मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन में वो कंटेस्ट कर पाएगी उस तरीके से, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो मांगती है वो उसे मिल जाएगी? ये क्वेश्चनेबल बात है। कॉम्प्रोमाइज कम से कम इमरान खान साहब की हद तक, ऑब्वियसली उनका एड्रेसी हुकूमत तो है ही, वो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से जो दूरी है वो ज्यादा हो चुकी है, वो वॉइड ज्यादा हो चुका है। और इवन उनके जो वेल विशर्स थे उनमें एक बात शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब पे अब एतबार नहीं किया जा सकता है आजकल के हालात के अंदर, और अब जो मामलात हैं वो शायद उन्होंने खुद भी उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं अतर काज़मी साहब से एग्री करूंगा कि अगले साल के शुरू में शायद कोई सेटलमेंट हो जाए, शायद अगर चेंज ऑफ गार्ड हो, नए आर्मी चीफ आ जाए और नई कोई तैनाती हो जाए तो शायद ऐसा कुछ हो। वो भी हम केयरफुली हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो शायद इसका होगा, अभी किसी को पता नहीं है, हम सब एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब का भी, अतर काज़मी साहब का भी, जनाब रज़ा रूमी साहब का भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह इस प्रोग्राम के शुरू में हमें ताहिर खान साहब ने ज्वाइन किया जो अफगान अमूर के माहिर हैं। ये डिस्कशन आपने देखी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।